कैसे हैं? लॉकडाउन में घर में रहकर अपना अध्ययन सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हमारे वीडियो अवश्य देखते जाएं। आज हम चल रहे हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के संबंध में बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चल रहे हैं। इनमें सबसे पहले हम आवेश के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और उसके पहले हम क्वेश्चन के पहले उसकी भाषा को समझेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार निकलते हैं, उनको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले आवेशन को हम सबसे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो हमारा पहला वीडियो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फर्स्ट पार्ट में था जो वीडियो, उसी को हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आवेश को लेके चलते हैं। आवेश का मतलब है जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाए या ग्रहण किया जाए तो इस परिस्थिति में आवेश उत्पन्न होता है। आवेश के लिए हमें किसी भी परमाणु से सामान्य अवस्था का मतलब कोई भी परमाणु हो जो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन सामान्य अवस्था से कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग दें या हम ग्रहण कर लें, ऐसी परिस्थिति में आवेशन उत्पन्न होता है। जब आवेश उत्पन्न होगा अर्थात आवेशन की क्रिया होगी तो हमारे पास दो पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट है जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, तो कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश होगा अर्थात जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब जब ऋण आवेश उत्पन्न होता है, अब दूसरा पॉइंट हमारा तैयार होके चलता है, जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो धन आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा आवेश? धन आवेश उत्पन्न होता है। अब इन दोनों नियमों के आधार पर हम चलेंगे। इन नियमों में क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे? ग्रहण किए जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इसी प्रकार जब त्यागे जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो हमारे पास दो पॉइंट निकलते हैं। पहले पॉइंट पे हम चलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो ऋणावेश उत्पन्न होगा अर्थात इलेक्ट्रॉनों, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो ऋणावेश उत्पन्न होगा अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी अर्थात धनावेश उत्पन्न होगा। तो अब हम सामान्य अवस्था से क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन के पश्चात आवेश या आवेश के अनुसार इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन, इसके क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं जो हमारी किताबों में क्वेश्चन। जो हम पहला अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो हम पहला एग्जाम्पल को बताते हैं। यदि किसी चालक पर धन आवेश है, क्या है? धन आवेश है। यदि किसी चालक पर धन आवेश है, अगर धन आवेश होगा तो क्या किए जाएंगे? त्यागे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी? कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा? कमी। अगर कोई भी चालक धन आवेशित है, पहला क्वेश्चन है चालक धन आवेशित होने पर इलेक्ट्रॉनों में कमी। दूसरा, चालक धन आवेशित होने पर इलेक्ट्रॉनों में कमी। तीसरा, इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी? कमी। दूसरा, चालक धन आवेशित होने पर इलेक्ट्रॉनों में कमी। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी? कमी। दूसरा, चालक धन आवेशित होने पर इलेक्ट्रॉनों में कमी। दूसरा,
इलेक्ट्रॉनों में अधिकता तीसरा बनेगा इलेक्ट्रॉनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम यहाँ पर 3 विकल्प लेके चलते हैं। यदि चालक धनावेशित है, यदि चालक क्या है, धनावेशित है। अब जब हमने ये पॉइंट नियम पढ़े हैं, यदि चालक हमारे पास धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होनी चाहिए, कमी। तो हमारे पास कौन सा विकल्प सही हो गया, पहला विकल्प। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अगर हम यहीं पर धन की जगह अगले क्वेश्चन में, ये हमारा पहला था, अगले क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं दूसरे में, क्या कर दे, यहाँ पर ऋण कर दे। ऋण आवेशित होने पर, अगर चालक ऋण आवेशित है, जब चालक हमारे पास ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेशित का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अर्थात ग्रहण किए गए होंगे। ऋण आवेशित होगा अर्थात ग्रहण किए गए होंगे तो इलेक्ट्रॉनों में अधिकता, तो ये दूसरा विकल्प सही होगा। अब हमारे पास दूसरी परिस्थिति में पूछ सकता है कि यदि चालक उदासीन है, यदि चालक उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कैसी होगी। तो हम बता सकते हैं यदि चालक उदासीन होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है। जब उदासीन होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब ऐसी परिस्थिति में हमारे पास क्वेश्चन आता है, यदि चालक में किसी भी प्रकार की धारा नहीं बह रही है अर्थात चालक उदासीन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन है कि अगर किसी भी चालक पर धारा नहीं बह रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हम देखेंगे ये दोनों बराबर होंगे तो अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा अर्थात 1:1 होगा। तो ये तो हमारे रहे आवेश के संबंध में। अब हम आवेश के संबंध के उसमें हम सबसे लेके चलते हैं द्रव्यमान, अर्थात क्या लेके चलते हैं, द्रव्यमान। अब जब हम द्रव्यमान देखेंगे, जब द्रव्यमान देखेंगे तो हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं। जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो ऋणावेश उत्पन्न होता है अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो धनावेश उत्पन्न होता है अर्थात इलेक्ट्रॉनों में कमी। तो ये आवेश किसके कारण उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन के कारण। आवेश इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही उत्पन्न होते। आवेश इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही उत्पन्न होते। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान पढ़ रहे हैं। जब हम द्रव्यमान पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब जब ये -31 किलोग्राम होता है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है अर्थात ये कोई हमारे पास परमाणु है और एक ये हमारे पास परमाणु, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इससे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं इसमें। तो हम इसको थोड़ा सा
और दूसरे हिसाब से लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है me, तो हम इसको ले सकते हैं 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब धनावेश और ऋणावेश हमारी दो परिस्थितियां देते हैं, एक परिस्थिति ये है, एक ये। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं परमाणु द्वारा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे इसमें प्रवेश कर रहे। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है, इसमें प्रवेश कर। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हमारा परमाणु कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा। अब इस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अर्थात इतना द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। तो इसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। अब यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, उसमें पहुंच रहे हैं, ये पहुंच रहा है इसके अंदर, अर्थात इतना द्रव्यमान इसके अंदर पहुंच रहा है, तो क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि होगी। इतना समझ में आया। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये द्रव्यमान इससे कमी होगी, और जब ये इसमें प्रवेश करेंगे तो ये द्रव्यमान इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो द्रव्यमान में कमी होती है, जब हम इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रवेश करता है तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर हमारे पास धन है, तो जो हमारा पहले का द्रव्यमान था, ये हमारे पहले का द्रव्यमान है, ये हमने धनावेशित इसको किया, अर्थात पहले का द्रव्यमान इससे अधिक होगा। इसमें जो पहले का द्रव्यमान है और ऋणावेशित परमाणु के द्रव्यमान से कम होगा। ये हमारे पास 2 पॉइंट लेके चलते हैं। अब इससे हमारे पास क्वेश्चन तैयार होते हैं, ये इतना समझ में आया। इसके बाद हम अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा, यदि परमाणु धनावेशित है, यदि परमाणु धनावेशित है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, यदि परमाणु धनावेशित है, यदि परमाणु धनावेशित है तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। यदि परमाणु ऋणावेशित है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अब मान लो 5 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं तो इसमें 5 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और जोड़ दिया जाएगा। अगर हमने इससे 3 इलेक्ट्रॉन मान लो निकल रहे हैं तो 3 का गुणा करके उसके द्रव्यमान में हम घटा लेंगे। तो इससे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, यदि परमाणु आवेशित है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास बना, यदि परमाणु आवेशित है, यदि परमाणु आवेशित है तो क्या होगा, जब आवेशित होगा तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, स्थिर रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा, या घटेगा या बढ़ेगा। हमारे पास 4 विकल्प हैं, स्थिर रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा, और चौथे में बढ़ेगा और घटेगा। तो हमारे पास क्या है, आवेशित किया गया, ये नहीं बताया गया कि ये धनावेशित किया गया कि ऋणावेशित किया गया। जब ये नहीं बताया गया कि ये धनावेशित है कि ऋणावेशित, तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, दोनों परिस्थितियां आ सकती हैं। तो हम ले सकते हैं कि द्रव्यमान में कमी भी होगी और वृद्धि भी होगी। तो द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और द्रव्यमान घट भी सकता है, ये हमारा हो जाए। अब हम इसके बाद चलते हैं वैद्युत आवेश की गति। अब वैद्युत आवेश गति किस प्रकार करता है, हम उसका अध्ययन करेंगे। अब हम 3 पॉइंट समझाया वैद्युत आवेश की गति के बारे में। सबसे पहले हमने आवेश से इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन बताया, फिर दूसरा बताया आवेश के द्वारा द्रव्यमान में परिवर्तन बताया, फिर इसके बाद हम चलेंगे अब विद्युत आवेश की गति। हमारे पास जो विद्युत आवेश है उसकी गति पढ़ना है।
हम सबसे पहले वैद्युत आवेश। अब हमारे पास ये वैद्युत आवेश है, ये दो प्रकार से गतियां कर सकता है। ये दो प्रकार से गतियां करेगा। पहला गति कर सकता है और स्थिर रह सकता है। अब जब हमारे पास गति करेगा या स्थिर रहेगा, जब हमारे पास गति करेगा या स्थिर रहेगा, स्थिर का मतलब विराम। अब गति हमारे पास तीन प्रकार से कर सकता है। पहला, एक समान चाल, असमान चाल या त्वरण युक्त चाल। अब हमारे पास एक समान चाल, असमान चाल या त्वरण युक्त चाल। अब एक समान चाल और त्वरण युक्त चाल, इन परिस्थितियों में हमें लेके चलना पड़ेगा। ठीक, अब इस परिस्थिति में हमारे पास क्या होगा, अगर केवल आवेश, वैद्युत आवेश विराम है तो उसमें केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा। क्या होगा, इसमें हमारे पास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर हमारे पास वैद्युत आवेश स्थिर है तो कौन सा उत्पन्न होगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, अब गति है, जब गति करेगा एक समरूप गति या एक समान गति। एक समान गति, त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर। अगर इसमें एक समान है, क्या परिवर्तन होगा, नहीं होगा। जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा, त्वरण शून्य होगा। जब त्वरण शून्य होगा तो क्या उत्पन्न होगा, हमारे पास विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। कौन कौन से क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे, अगर त्वरण का मान शून्य है, अर्थात विद्युत आवेश एक समान चाल से गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। अब त्वरण युक्त चाल है, त्वरण युक्त का मतलब जिसमें त्वरण का मान 0 नहीं है, अर्थात त्वरण का मान शून्य नहीं है। तो अगर शून्य है ये तो उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसमें भी होंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और ऊर्जा प्राप्त होगी। ऊर्जा का मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होंगी। तो हमने वैद्युत आवेश की गति के बारे में समझा। ये सभी आज जो हमने वीडियो पढ़ाया, इस वीडियो में क्या था, हमारे बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमने डिफाइन किया। इसमें बताया वैद्युत आवेश की हमने गति के बारे में पढ़ा, गति को देखा। गति कर सकता है विद्युत आवेश या विराम रह सकता है। अगर वो विराम है तो वैद्युत क्षेत्र ही केवल उत्पन्न करेगा। यदि वो गतिमान है, क्या है, गतिमान है, तो दो प्रकार से गतियां कर सकता है, एक समान चाल से, असमान चाल से। एक समान चाल का मतलब त्वरण का मान शून्य है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक समान चाल में वैद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र होगा। असमान चाल में त्वरण उत्पन्न होगा। अगर त्वरण का मान शून्य नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा और ऊर्जा अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलेंगी। इनसे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, स्थिर आवेश किस प्रकार की गतियां कर सकता है। स्थिर आवेश किस प्रकार की गतियां कर सकता है। जब स्थिर आवेश अगर वैद्युत
स्थिर आवेश किस प्रकार की गतियां करेगा, तो हम तुरंत बता सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब आ जाता है वैद्युत आवेश गतिमान है एक समान चाल से, तो कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अगर एक आवेश असमान चाल अर्थात त्वरण युक्त चाल से गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा और ऊर्जा होगी अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी। इतना आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में 3 पॉइंट पढ़ा था। पहला पॉइंट था हमारा आवेशन, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा विद्युत आवेश की गति। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।